नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यूनिट 1 सॉरी पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 के लगभग आपकी जो है समाप्ति की ओर हैं। इससे पहले आपके लगभग जो है मैं आपकी 7 से 8 यूनिट आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आपकी 9वीं यूनिट है और इसके बाद अगर मैं 10वीं पहले ही पूरी करा चुका हूँ, 8वीं करा चुका हूँ, देखिए तो आपकी 7वीं 6ठी और 5वीं ये 3 यूनिट आपकी केवल रह गई हैं और ये भी बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी या पूरी करा दी जाएगी। उसके बाद PYQ यानी कि पिछले सालों के जो यूजीसी नेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 से, वे सभी के सभी कराने का मैं प्रयास करूंगा आपको दमादम। ठीक है, आगे समझे। तो ये आज आपकी जो है यूनिट नंबर 9 की कौन सी क्लास है भाई? 9वीं क्लास है। ठीक है, 9वीं क्लास है। ठीक है, यूनिट नंबर 9वीं ही क्लास है। ठीक है, इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को जरूर देख लो। और भाई यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक जरूर कर दिया करो भाई, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। रही बात PDF की, मैंने आपको बताया था कि संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो है इसकी PDF उपलब्ध करा दी जा रही है। ठीक है, कुछ उसमें मैंने डाल दी है, कुछ और भी जो रह रही है वे बाकी भी धीरे धीरे डाल दी जाएगी। ठीक है भाई, अभी काम चल रहा है उस पर। ठीक है, तो PDF पे काम चल रहा है, धीरे धीरे आपकी वे डाल दी जाएगी सारी। ठीक है, चलिए जी, समस्या कोई और हो तो उसके बारे में भी बता दिया करो जरूर। ठीक है, चलो जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है भाई, इसके बारे में देखते हैं। क्लाइमेट चेंज। ठीक, क्लाइमेट चेंज आजकल आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उमस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यही तो है जलवायु परिवर्तन, इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। बहुत आसान सी यूनिट है ये। ठीक है, बहुत आसान सी यूनिट है और 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आपके आने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आएंगे और भाई उम्मीद है कि पांचों के पांचों क्वेश्चन ही आप लोग जो है ना सही करके आओगे। 10 नंबर आपके ये पक्के इस यूनिट से होने वाले हैं। ठीक है, इतने डिटेल से आप लोगों को मैं इसमें करा रहा हूं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आप लोगों को ना समझा रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो जो है मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आप लोग भी जो है ना मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, बार बार जो है ना बार बार इसका रिवीजन करें। देखो, सफलता का एक ही आपका मंत्र होता है कि बार बार किसी भी चीज का रिवीजन करना। नहीं, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, वो चीजें आपके समझ में धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, आगे और समझ, और याद भी होने लगती है। ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। याद करने का एक ही तरीका है, बस बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, ऐसे कोई कैप्सूल या ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं आता कि आपके लगा दिया जाए और आपके याद हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर याद करने का एक ही तरीका है और वो है आपका रिवीजन करना, बार बार उसको दोहराना, बार बार उसका रिवीजन करना ही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान नहीं है। जैसे मान लो आप लोगों को मेरा नाम याद हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं रोज के रोज जो है आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरा नाम सुनील अमृत है, तो आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, आगे सुनिए, तो उसी प्रकार से अगर आप लोग भी जो ना बार बार देखोगे, बार बार चीजों को पढ़ोगे तो वो चीजें आपके याद हो जाएगी, आप उसको भूल नहीं सकते। ठीक है, चलिए जी, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है जलवायु परिवर्तन का अर्थ है दीर्घकालीन मतलब के लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन रूप से पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होना। यानी कि जब पृथ्वी के मौसम में, वेदर में लंबे समय तक परिवर्तन होता है तो उसी को कहा जाएगा क्या? जलवायु परिवर्तन। उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे तापमान में वृद्धि, मान लो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जैसे कि अभी 2025 में आप लोग देख रहे हैं, मई का महीना चल रहा है, मई का अंत चल रहा है और इसमें भी तापमान कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तापमान में कितनी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, तो इसी को कहा जाएगा क्या भाई? जलवायु परिवर्तन। इसमें ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो ना सुबह के 7 या 8 बजे के आसपास ही कितना तापमान बढ़ जाता है और लगभग 3 से 4 बजे के आसपास तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। उसी को कहा जाएगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है जी, वर्षा की मात्रा में बदलाव आप देखते होंगे कि बाजी कुछ वर्षों में तो ऐसा है कि बाजी साल वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई या बहुत कम हुई, और बाजी साल इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, तो उसी को कहा जाएगा कि वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कहा जाएगा? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा चरम मौसम, चरम मतलब के जो है एक्सट्रीम मतलब चरम यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, चरम मौसम घटनाएं यानी कि बहुत ज्यादा मौसम संबंधी घटनाएं होना, जैसे मान लो बिजली कड़कना, ठीक है, या तूफान आना, या फिर आपको ये मान लो ना कोई ऐसा जो ना बहुत ज्यादा गर्मी होना, तो बहुत ज्यादा उमस होना, तो वो सारी रहेगी चरम मौसम संबंधी घटनाएं रहेंगी। ठीक है, उनको कहा जाएगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट में वृद्धि होना। यह परिवर्तन मुख्यतः मानव जनित गतिविधियों के द्वारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ठीक है,
ये आपका जो जलवायु परिवर्तन हो रहा, क्यों हो रहा, इसके जिम्मेदार हम हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, मानव है, ठीक है। इसका जिम्मेदार कोई शेर, लोमड़ी या जंगली जीव जंतु या पशु पक्षी नहीं है, इसके जिम्मेदार है कौन, मानव। क्योंकि मानव जो है ना इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी, सबसे बुद्धिमान जीव है, सबसे बुद्धिमान प्राणी जो माना जाता है वो मानव को माना जाता है, और मानव ही है। पूरी दुनिया पे उसी ने नियंत्रण स्थापित कर रखा है, ठीक है। और वही पहुंचा रहा है आपके जलवायु को नुकसान, ठीक है। हम ही इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, क्यों भाई, हम एसी चला रहे, इतना ज्यादा प्रदूषण कर रहे, हम ही जो ना बहुत ज्यादा जो ना हमें सुविधा चाहिए बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार देख रहे हैं बहुत सारा खनन कर रहे हैं, ठीक है, उद्योग चला रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। उससे क्या हो रहा कि तापमान में वृद्धि होती जा रही, तापमान में वृद्धि होती जा रही तो जलवायु परिवर्तन हो रहा। जब ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो बर्फ ज्यादा पिघलेगा, बर्फ ज्यादा पिघलेगा तो नदियों में, तालाबों में, झीलों में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जीव जंतुओं को नुकसान होगा, मानव जाति को भी नुकसान होगा, बहुत सारे क्षेत्रों को भी नुकसान होगा, और बहुत सारे शहरों को भी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। इसके अलावा और क्या हुआ जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन ज्यादा बढ़ेगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो एसी पंखे वगैरह ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है। इन सब की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे नुकसान हैं, और कारण है इसका मानव, सबसे बड़ा कारण मानव है। मानव ही जो है सारी समस्या की जड़ है, मानव ही सारी समस्या की जड़ है, और इसका समाधान भी मानव के द्वारा ही कर सकता है। मानव ही इसका समाधान कर सके, इसका समाधान करने के लिए कोई ईश्वर, कोई भगवान, या कोई आपकी नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु या पशु पक्षी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। मानव को ही इसका समाधान करना पड़ेगा। मानव ने समस्या उत्पन्न की है, मानव ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। आगे और समझ में चलिए जी, विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन, सबसे ज्यादा क्या हो रहा, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा वो ग्रीन हाउस गैस जो है उनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा। कौन कौन सी बताऊंगा, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं उनको भी, कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है भाई, उनके बारे में बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या क्या कारण है जलवायु परिवर्तन के, देख लो भाई। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। सबसे प्रमुख गैस होती है भाई CO2, नाम सुना होगा आपने इसका। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, ठीक है, सबसे नीचे मिलेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी यही करती है, तापमान यही बढ़ाती है, क्योंकि ये जो ना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है ना उसे जान नहीं देती है, ठीक है, अवशोषित करके रख लेती है, जिससे गर्मी बढ़ती है, ठीक है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो यही है वो कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनके जलाने से इनका जो धुआं उत्पन्न होता है उस धुएं से निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में CO2, ठीक है भाई। दूसरी है मीथेन, याद कर लियो ना एग्जाम में, इस टॉपिक से ध्यान रखिए भाई, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस क्लास से एक क्वेश्चन आपको पक्का जिस दिन एग्जाम देके आओगे, देख लियो, एक क्वेश्चन की संभावना पूरी रहती है, प्रत्येक साल आता है यहाँ से एक क्वेश्चन आने की, यहाँ से बिल्कुल संभावना रहती है, ठीक है। चलो जी, हो सके तुम्हारा हिरा फिरा के, घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन रहेगा आपका इसी क्लास से, ये बात याद रखना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस होगी भाई, ग्रीन हाउस गैस होगी, ठीक है। नंबर 1 कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। ये क्या निकलती है, धुओं से निकलेगी, ठीक है, धुएं से निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी धुएं से निकलेगी। चाहे किसी भी चीज को जलाओगे आप, उद्योगों में जला लो, पेट्रोल को जला लो, कोयले को जला लो, प्राकृतिक गैसें जला लो, तो उससे क्या होगा, उससे निकलेगा भाई CO2 गैस, ठीक है। चलो जी, मीथेन की बात कर लो, इनका नंबर भी याद रखना, ग्रोसरी इनके शॉर्ट टर्म नाम भी याद रखना भाई, ठीक है। CH4 मीथेन को कहा जा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कृषि, जब आप धान की खेती करते हो ना तो वहां से धुआं निकला है, तुम देखते होंगे, ठीक है। तो धान की खेती से सबसे ज्यादा क्या निकला, मीथेन गैस, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन, मान लो पशु पाल लिया आपने, ठीक है, और भैंस को देखा हुआ, अपने गाय को देखा हुआ, घास खाने के बाद में आराम से बैठ के और मुंह को चलाओ जाओ, ठीक है, आगे बात समझे, और जुआड़ी ले जाओ, और जुआड़ी ले लेके भी भाप निकालती है, तो वो निकलती है कौन सी, मीथेन गैस, ठीक है, वो निकलेगी कौन सी भाई, मीथेन गैस। इसके अलावा कचरा डंपिंग, मान लो कचरा इकट्ठा हो गया बहुत सारा, ठीक है, और तुमने एक जगह ढो मार दिया उसका, ठीक है, एक जगह ढो मार दिया, उसमें गिल्ला भी सूखा भी एक जगह, सारा सारा एक जगह डाल दिया, उसमें क्या होगा, उससे भी जो ना आप देखते हो धुआं निकला है, गैस निकला है, तो वो कौन सी, मीथेन गैस, वो भी कौन सी है भाई, मीथेन गैस, ठीक है। तो वे सारी की सारी होंगी मीथेन गैस। तो कुल मिलाकर कृषि से, पशुपालन से और कचरा डंपिंग से निकलेगी कौन सी, मीथेन गैस, जिसे कहा जाएगा CH4। इसके बाद देख लो भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसे कहा जाता है, ठीक है, N2O इसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में देखो भाई, रासायनिक उर्वरक, जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं, जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं जिन्हें आप खेतों में डालते हो, खेतों में दवाई डाल रहे हो, सबसे क्या निकलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है भाई। N2O इसको कहा जाता है शॉर्ट में। सबसे खतरनाक CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखियो भाई, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं, इसके अलावा एरोसेल है, एसी है, फ्रिज है, उन सब से निकलेगी कौन सी, आपकी CFC गैस, जिसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, इसको भी याद रखियो, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो गैस, ठीक है, कहां से निकलेगी, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल से, एसी से, फ्रिज से आदि से इसका जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये होगी तुम्हारी ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी देखो याद रखियो, CO2, CH4, NO2 और CFC, ये सारी की सारी गैस जो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। याद रखना, बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे मिलियो किसी के भी पास, ठीक है, चाहे मिलियो कोई से भी दिन, ठीक है। 21 तारीख से 30 तारीख तक एग्जाम होंगे, 21 तारीख से 30 तारीख तक एग्जाम होंगे। बात मेरी लिख लो, नोट कर लो कि सर ने कुछ बताया था, मैं आज बता रहा हूं आपको, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है, हमेशा आता है। वनों की कटाई, वनों की कटाई से भी भाई जलवायु परिवर्तन होगा, वनों की कटाई से भी जलवायु परिवर्तन होगा। कैसे, पेड़ों की कमी से कार्बन अवशोषण में कमी आती है। मान लो पेड़ कम कर दिए गए, पेड़ काट दिए गए, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वे उसका अवशोषण नहीं कर पाते, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, आपका फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उससे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उससे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का यही भोजन होता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे हमने काट दिए, तो फिर भोजन को कौन खाएगा, खुली ये भोजन घूमेगा भाई खुला, ठीक है। आगे बात समझे, उससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा CO2 का स्तर बढ़ता है, CO2 का स्तर तो बढ़ेगा ही, फिर जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, इसका अवशोषण नहीं करने के, पेड़ पौधे से नहीं खाने के, इसका इस्तेमाल नहीं करने के, तो खाली घूमेगी ना, ठीक है। तो कौन खाओगा ऐसा इस्तेमाल, मानव के पेट में भी जाओगी, हमें भी नुकसान होगा। इसके अलावा फिर तापजन, हम जो निकालते हैं वो भी जो हम लेते तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं कभी कभी, और वही फिर दोबारा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकलती है, तो वो भी जो है ना, तो उससे और क्या होगा, नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन का ये भी एक कारण है, वनों की कटाई भी। तीसरा है भाई औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ठीक है। देखो भाई, औद्योगिक इकाइयों से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। आप देखते हो ना, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, कारखाने, उनमें भी बहुत सारी AC लगी रहे, बहुत सारी चीजें ना, धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, तो वो क्या है, वो भी तो ग्रीन हाउस गैस ही हैं, वे भी तो ग्रीन हाउस गैस हैं। आगे बात समझ, वही तो निकलेगी वहां से, जैसे कि मान लो CO2 निकलती है, वो तो सॉरी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जैसे मान लो ना आपकी CO2 वगैरह निकलती है बहुत सारी, ठीक है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी कार्बन केमिकल वगैरह निकलते हैं, तो वे सारे के सारे क्या हैं, उन सबसे क्या होगा, उनसे तापमान ही बढ़ेगा। वे जो ना ग्रीन हाउस गैस होती हैं, तापमान को बढ़ाती हैं। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आगे नहीं बताओ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, वैसे PDF तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो जी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे, प्रभाव देख लो भाई, ठीक है। अब देख लो प्रभाव, एक तो होगा पर्यावरणीय प्रभाव, ये तो आप देख ही रहे कि पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्या, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान में असामान्य वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो फिलहाल हो रही है, अभी फिलहाल देख लो ना, अभी ये मान लो कि लगभग कितना टाइम हो रहा है भाई, अभी जो है ना आपके 7:15 बजे, ठीक है, अभी आपके 7:15 बजे, ठीक है, और 7:15 बजे जो है ना इतनी गर्मी उमस हो रही है, ठीक है, पंखा वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो एक तो क्या रहेगा, तापमान में वृद्धि होगी, असामान्य वृद्धि हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इसके अलावा हिमखंड पिघलेंगे, मैंने आपको बार बार बताऊं ना कि बर्फ के जो मैदान है, बड़े बड़े शिलाखंड जो हैं, सॉरी शिलाखंड कह रहा, हिमखंड जो है, ठीक है, बड़े बड़े जो है आपके हिमखंड है, बर्फ के मैदान है, बर्फ की चट्टाने वगैरह जो हिमालय के क्षेत्र में, तापमान ज्यादा बढ़ने से वे पिघलेंगे, वे ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी की मात्रा, उनका पानी बन जाएगा, पानी बनेगा तो कहां जाएगा, नदियों में, नदियों का पानी कहां जाएगा, समुद्र में, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। आगे बात समझे, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। आगे बात समझे, हिमखंड पिघलेंगे और जैव विविधता को नुकसान होगा। जब ज्यादा पानी बढ़ेगा स्तर का, तो जलीय जीव जंतु जो हैं वे हमेशा तो जल में रहते नहीं, आसपास जो ना, आसपास ही अपने घर बनाकर रखते हैं, ठीक है, घर बनाकर रखते हैं, ठीक है, आपके मिट्टी के क्षेत्रों में, ठीक है, आपके जो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र, उनमें रहते हैं, ठीक, कछुए वगैरह, बहुत सारी चीजें, मछलियां वगैरह, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उन सबका क्या होगा, उन सबको हानि होगी, उन सबके आवास नष्ट हो जाएंगे, आवास नष्ट हो जाएंगे, तो वे अंडे कहाँ पे देगी मछलियां भाई, या कछुए वगैरह, ठीक है, तो वे सारे मर जाएंगे, सबको नुकसान होगा, नहीं होगा, तो सबको नुकसान होगा, उससे कुल मिलाकर जैव विविधता को नुकसान होता है, पेड़ पौधे डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे शहरों के डूबने की भी संभावना है। जैसे मुंबई शहर को बताया गया कि 2045 तक तो डूब ही जाएगा पक्का, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसके अलावा मालदीव है, और आपका इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप डूबने की संभावना। तो कुल मिलाकर जल स्तर बढ़ रहा है, तो इन सबके लिए खतरा है, ठीक है। और ऐसे ही दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ता चला जाएगा, तो सबको नुकसान होगा भाई। इसके अलावा कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल चक्र में बदलाव करना पड़ेगा, फसल चक्र में बदलाव करना पड़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी, वर्षा नहीं होगी, तो क्या करेंगे बताओ, ठीक है भाई। आप मान लो गन्ने की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी चाहिए,
पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि जलवायु परिवर्तन हो गया, वर्षा हो नहीं रही, पानी नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेल या समरसेबल भी नहीं है, ठीक, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। जब वर्षा नहीं होगी तो वाटर लेवल भी तो नीचे चला जाएगा, समरसेबल कहां तक पानी देंगे, ठीक है। आगे बात समझे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम गन्ने की खेती करना बंद कर देंगे। उसके यहाँ क्या करेंगे, बाजरे की खेती करेंगे, ज्वार की खेती करेंगे, जिनमें पानी की मात्रा कम होती, जिनमें पानी की मात्रा कम होती, दाल की खेती करेंगे। तो क्या होगा, कृषि में परिवर्तन, कृषि चक्र या फसल चक्र में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये भी एक नुकसान ही है, ठीक है। अब गन्ना नहीं होना तो चीनी कहां से खाओगे भाई, गन्ना नहीं होगा तो गन्ने का रस कहां से पियोगे, ठीक है। आगे बात समझे। तो उसका भी नुकसान है। इसके अलावा क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होने की, और कभी कभी इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो कीट प्रकोप बढ़ेगा, कुल मिलाकर कीटाणु बहुत सारे अनेक प्रकार के कीट जो है आपके कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण वे क्या होंगे, वे भी नुकसान करते हैं कृषि को, ठीक है। चलो जी, उत्पादन में कमी, जब वर्षा नहीं होने की, बारिश नहीं होने की, या फिर ज्यादा बारिश होगी तो भी नुकसान, कम बारिश होगी तो भी नुकसान, किसको, कृषि को। तो उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है। खाद्यान्न सुरक्षा का संकट छा जाएगा। जब खेतों में अनाज उत्पन्न नहीं होने का तो खाने को कहां से आएगा, खाद्यान्न उत्पादन को खतरा हो जाएगा, ठीक है। अगली बात समझ में। तो खाद्यान्न सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बात बता दियो, समझ में आ रही है क्या, समझ में नहीं आ रही तो बता दिया करो भाई, ठीक है। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, सभी समस्याओं का तुम्हारा समाधान किया जाएगा। एकमात्र आपका सभी का समाधान है आपका, ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी माध्यम पे। यूजीसी नेट को लेकर, नेट के पेपर को लेकर कोई भी दिक्कत हो, फर्स्ट पेपर को सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा आपका, ठीक, कोई समस्या नहीं रहनी। सेकंड पेपर में अभी केवल हिस्ट्री का, इतिहास का समाधान किया जा रहा है भाई। पॉलिटी का भी चलाऊंगा, लेकिन वो चलाऊंगा दिसंबर वाले के लिए, ठीक है। दिसंबर 2000 आपका जो 25 वाला यूजीसी नेट होगा, उसमें आपका पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कराऊंगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल शुरुआत से, ठीक है। जून के बाद में बिल्कुल शुरुआत से थ्योरेटिकल, ठीक है। आपके नोट्स भी बनाऊंगा, उसमें बेहतरीन तरीके से आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट कराऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पेपर 1 तो आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल चल ही रहा है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। आगे भी ये चलता रहेगा, तो उम्मीद है। लेकिन आगे का लिए तुम लोग छोड़ो ना, इसी बार क्लियर कर लो भाई, ठीक है। इसी बार जो है नेट भी क्लियर कर लो, और हो सके तो जेआरएफ भी क्लियर कर लो, ठीक है। जेआरएफ क्लियर करने के बहुत फायदे हैं भाई, ठीक है। जब आप लोग पीएचडी करोगे तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास, लगभग 60,000 रुपए के आसपास फेलोशिप मिलती है, ठीक है, प्रति माह, ठीक है, प्रति माह मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो उसका फायदा होगा आप लोगों को। चलो जी, देख लो भाई, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, जलवायु परिवर्तन का। भाई देखो, एक तो लू चलेगी, ये तो चली रही भाई। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे उत्तर भारत के क्षेत्र में, बिहार में, यूपी में, और कहाँ पे, हरियाणा वाले क्षेत्रों में, और पंजाब वाले क्षेत्रों में, राजस्थान वाले क्षेत्रों में चल रही नहीं हवाएं, गर्म हवाएं, इनको बोलते हैं लू। 2 से 3 बजे के आसपास या 12 से 2 बजे के आसपास आप देखोगे जो गर्म हवाएं चलती है ना, उसी को बोलते हैं लू, ठीक है। इसके अलावा हीट वेव, गर्म हवाएं, ये भी चलते, इससे क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, मृत्यु होती है इससे भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब गर्म हवाएं लगती हैं तो ये जो ना शरीर के अंदर जो हमारे जल है उसको जो ना उसको सोख लेती हैं। पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी होगी शरीर को तो मरेंगे, सीधी सी बात है। सभी को पता, आप सभी को, कि मानव जो है ना, मानव के अंदर, मानव का कुल परसेंट अगर बात करें द्रव की, तो उसमें 70% जल होता है, और वही कम हो गया तो मर जाएगा इंसान, ठीक है। जल जनित और कीट जनित बीमारियां फैल जाएगी, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इनमें ज्यादा वृद्धि होगी। और क्या कारण होगा भाई, पोषण की कमी हो जाएगी। बिना गर्मी में, ज्यादा गर्मी में पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक तनाव होगा, जब ज्यादा गर्मी लगेगी, उमस लगेगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, मानसिक रूप से तनाव होता है। ज्यादा गर्मी में आप देखते हो ना, अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, ठीक है, सो भी नहीं पाते, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जा, ठीक है। चलो जी, जल संकट क्या होगा भाई, जल संकट की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वर्षा पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। मान लो ज्यादा तापमान बढ़ रहा तो बहुत तेजी से वर्षा होगी एकदम, ठीक, और कभी कभी पता लगा ना पूरे साल वर्षा नहीं हो रही, तो क्या होगा, वर्षा का जो पैटर्न है, जो क्रम है, उसमें बदलाव हो जाएगा। जल स्रोतों का सूखना, जो बड़े बड़े तालाब हैं, झील हैं, जब बारिश नहीं होने की, सूखा पड़ रहा, गर्मी ऊपर से हो रही, सूरज महाराज सारे जल को सोख लेगा, ठीक है। क्या होगा, तो जल स्रोतों सूख जाएंगे। इसके अलावा और किसी क्षेत्र में इतनी तेजी से वर्षा होगी, लगातार वर्षा होती रहेगी कि वहां से सूखा ही नहीं पड़ना, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, तो उससे भी नुकसान, ठीक है। तो भाई साहब, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर ज्यादा बारिश ना पड़े तब नुकसान, ज्यादा बारिश हो जाए तब नुकसान, ठीक है, और बारिश ना पड़े तब नुकसान, ठीक है। तो कुल मिलाकर अति हर चीज की बुरी होती है। पीने योग्य जल की कमी हो जाएगी भाई, पीने योग्य जल की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब वर्षा नहीं होने की, तब जो ना, तो जमीन के अंदर पानी नहीं जानेगा। जब जमीन के अंदर पानी नहीं जानेगा तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, और समरसेबल वगैरह भी आपके काम करना बंद कर देंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो ना आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस टाइम पे नलकों ने काम करना बंद कर दिया। पहले हाथ के नलके हुआ करते थे, ठीक है, वे सारे के सारे अब जा हो गए बंद। अब चल रहे हैं क्या, समरसेबल, और लगते हैं भाई 200 से 300 फीट के आसपास, ठीक है। पहले नलका लगता था 30 से 40 फीट पे पानी देता आराम से, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन अब वो हो गया बिल्कुल बंद।
ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल चला गया बहुत नीचे। कितने पे? 200 से 250 मीटर के आसपास जा लिया, फुट के आसपास जा लिया। 200 से 250 फीट के आसपास में वाटर लेवल चला गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे जहां पे 500 फीट के आसपास भी जा रहा है, जैसे आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में। लेकिन मुजफ्फरनगर मेरठ वाले क्षेत्र में अगर बात करोगे तो 250 से 300 के आसपास में जा चुका। ठीक है। जिस क्षेत्रों में नदियां नहीं है, जहां पर नदियां हैं वहां तो कह नहीं सकते। देखो नदी वाले या नदी या तालाब है किसी क्षेत्र के आसपास, तो वहां तो मिल जाएगा आपको 50 से 100 के आसपास। लेकिन जिन क्षेत्रों में नदी और तालाब नहीं है उन क्षेत्रों में देखो ना आप 400 से 500 फीट के आसपास वाटर लेवल नीचे चला गया। तो इससे क्या हो रहा कि जो ना पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी हो रही है। ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जी, उम्मीद है समझ में तो आई गई होगी आपके। ठीक है। वैसे तो समझदार तुम सभी हो भाई। ठीक है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो समझदार तो होंगे ही। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के आयाम क्या क्या है इनके देख लो भाई। आयाम देख लो भाई इसके क्या है। ठीक है। आयाम देख लो भाई। डिमेंस ऑफ द जलवायु, सॉरी क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सामाजिक आयाम देखो भाई क्या होंगे। जलवायु विस्थापन। जलवायु विस्थापन कैसे होते हैं? जलवायु का विस्थापन का मतलब है कि जो ना आपका जो ना बेमौसम के कोई चीज होना, बेमौसम के कोई चीज होना। जैसे मान लो सूखा पड़ गया, होनी थी बारिश, बारिश हो नहीं रही। बरसात के मौसम में भी बारिश नहीं हो रही थी। इसके अलावा मान लो सर्दी के मौसम में बारिश, बाढ़ आ गई। ठीक है। सर्दी के मौसम में बाढ़, आपने देखा ना 2023 में राजस्थान में बाढ़ आ गई थी भाई। 2023 में राजस्थान में बाढ़ आई क्योंकि ना एक चक्रवात आया अरब सागर में। ठीक है। और उसको इतनी तेजी से चक्रवात आया कि पूरे गुजरात में, पूरे राजस्थान में, ठीक है, बाढ़ आ गई। और समुद्र में जितने भी जीव जंतु थे सारे के सारे वो जो ना चक्रवात के माध्यम से सांप मछलियां वगैरह सब आकर जो ना वो तेरी मैदानी क्षेत्र में फैल गए सारे। ठीक है। तो उसे ही कहा जाएगा भाई ना। ठीक है। उसे कहा जाएगा जलवायु विस्थापन। जलवायु विस्थापन। ठीक है। समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि जब ना गर्मी ज्यादा होगी तो आपके क्या होंगे, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे और लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुंबई शहर 2045 तक, इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप जैसे जावा वगैरह है, इसके अलावा लक्षद्वीप जो है, केरल के बहुत बड़े क्षेत्र, तमिलनाडु के कई सारे क्षेत्र, मालदीव जो पूरा देश है, सब में क्या है ना संकट आने वाला। ध्यान रखियो 2045 के आसपास तक अगर रहे हम लोग तो तुम्हें पता लग जाएगा इन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा वहां के लोगों को। ठीक है। बेघर हो जाएंगे बेचारे। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी थी। जो भारत के बीच में रह रहे उत्तर प्रदेश बिहार वाले, दिक्कत तो कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत जो ना घर छोड़ने की दिक्कत तो नहीं, लेकिन तापमान तो इस क्षेत्र में भी बढ़ेगा, नुकसान तो हमें भी है। वर्षा तो इस क्षेत्र में भी नहीं होने की, सूखा इस क्षेत्र में भी पड़ेगा या फिर जो ना बाढ़ इस क्षेत्र में भी आओगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर नुकसान सभी को है भाई। ऐसा नहीं कि जो समुद्र के आसपास रह रहे उन्हीं को नुकसान होना, नुकसान होगा सबको, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसलिए भाई साहब ऐसा करो, ठीक, इसके जिम्मेदार हम हैं और हमको जो ना इस समस्या का समाधान करना है। ठीक है। इस समस्या का समाधान जो है मानव जाति के द्वारा ही किया जा सकेगा। ठीक है। चलो जी, इससे क्या होगा भाई आगे? भूख और कुपोषण बढ़ेगी, फसलें प्रभावित होगी तो क्या होगा? भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी क्यों? क्योंकि जब फसल नहीं होने की, खाने को नहीं मिलने का तो भूखे मरेंगे नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुपोषण बढ़ेगा। कुपोषण इसलिए बढ़ जाएगा जब खेतों में कृषि नहीं होगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, तो जो ना उल्टी सीधी चीजें खाएंगे जैसे चाउमीन, बर्गर। ठीक है। आजकल खाते हैं ना लोग बहुत ज्यादा, जो है आपके आज के समय आप लोग देख रहे हो कि जो ना चाइनीज फूड जिनको कहा जाता है बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें इतना केमिकल मिलाया जाए वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है। क्योंकि ना दाल रोटी खाना कोई पसंद नहीं करता। ठीक है। तो कुल मिलाकर कुपोषण के शिकार होंगे, हो भी रहे वो सारे। ठीक है। किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी का बढ़ नहीं रहा। ठीक है। फसलें प्रभावित होने से खाद्यान्न में कमी हो जाएगी। इसके अलावा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता देख लो भाई। सामाजिक असमानता इसलिए बढ़ेगी जब आपका जलवायु परिवर्तन होगा तो फसलें अच्छी नहीं होने की, फसलें अच्छी नहीं होने की, किसान के पास में क्या होगा? अच्छी खेती नहीं होनी। अच्छी खेती नहीं होने की तो पैसा नहीं आनेगा और वो खेती में जो कृषि जो खाद्यान्न वगैरह है वो दुकानों वगैरह पे मिल जाएंगे तो उनको भी नुकसान। कुल मिलाकर सबको नुकसान होगा। किसान को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। उससे क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। ठीक है। विकासशील देशों को सबसे अधिक प्रभावित होंगे इससे, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ऐसे देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो देश विकसित हैं उन्होंने तो अपना विकास कर रखा है। ठीक है। उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। गरीब तो बेचारे गरीब हैं। ठीक है। जैसे अफ्रीका के देश। ठीक है। लेकिन जो ये मध्यम वर्गीय जो देश हैं, विकासशील जो देश हैं, ठीक है, इनकी हालत भी खराब हो जाएगी, ये भी बेचारे गरीब हो जाएंगे। ठीक है। चलो जी, दूसरा नुकसान तो ये हो गया सारे भाई सामाजिक आयाम, यानी कि समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक आयाम का मतलब है समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। दूसरा है आर्थिक आयाम। फसल हानि। कृषि उत्पादन घटने से किसानों की आय में गिरावट आएगी। जब किसानों की आय में गिरावट आएगी तो किसान जो है शहरों में नहीं आने की अपना सामान खरीद, किसी सामान को खरीदने के लिए, तो उद्योग वालों को भी नुकसान होगा। कुल मिलाकर जो है अगर किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा तो सबको नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। क्योंकि भाई साहब देखो ऐसा है, आज के समय दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्पादन कृषि से ना जुड़ा हुआ हो। अगर कृषि को नुकसान हो रहा, किसान को नुकसान हो रहा, तो ये मान लो कि सबको नुकसान होगा। ठीक है। सबको नुकसान इसमें होने वाला, अकेले किसान की आय नहीं कम होने की। कि जो खेती में काम करते हैं मजदूरों को नुकसान होगा। इसके अलावा जो फसलें मंडी में जाती हैं तो व्यापारियों को नुकसान होगा। कुल मिलाकर अगर कृषि में हानि हो रही है, फसल में हानि हो रही है, तो सबको हानि होने वाली है। ये बात ध्यान रखना। ऊर्जा लागत।
ऊर्जा लागत, ठंडे और गर्म क्षेत्रों में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। मान लो आपके क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए कि नहीं, क्या बिजली ज्यादा चाहिए, बिजली ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि एसी चलानी है, फ्रिज चलाने हैं, पंखे चलाने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा मतलब बिजली की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर सोलर वगैरह लगाओगे, ऊर्जा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ठंडे क्षेत्रों में तो क्या करोगे, हीटर चलाओगे भाई, जब भी ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, आगे बात समझ। तो कुल मिलाकर दोनों तरह से हानि है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति, कुल मिलाकर जो बिल्डिंग वगैरह जो बनती हैं, सड़कें वगैरह जो बन रही है, इमारतें वगैरह जो बन रही हैं, उनको भी नुकसान होगा। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, बना लो जी बिल्डिंग, ठीक है, ढह जाएगी भाई साहब, ठीक है, जब पानी भर जाएगा तो गिर जाएगी, या इसके अलावा तूफान आ गया, ठीक है, जब भी गिर जाएगी, सड़कें नष्ट हो जाएंगी क्योंकि पेड़ पौधे फट जाएंगे, ठीक, सड़कों पर गिर जाएंगे, बहुत नुकसान होता है, भवनों को नुकसान होगा, आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हानि होती है, किससे, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है, सोच भी नहीं सकते इतना नुकसान होगा। राजनीति, नेताओं को भी नुकसान होना, राजनीति, राजनीतिक आयाम क्या क्या होंगे इसको देख लो। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जलवायु वार्ताएं, जैसे मान लो क्योटो प्रोटोकॉल करना पड़ रहा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, इनके सन याद रखिए भाई, क्योटो प्रोटोकॉल का 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ, उत्सर्जन में कटौती करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य रखे गए। इसके बाद पेरिस समझौता हुआ 2015 में, इसमें क्या हुआ, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि है कितना, 1.8 से ऊपर ही मिलेगा, और कुछ क्षेत्रों में तो भाई साहब 2.1, 2.4, 2.5, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बता रहा, 1.8 या 2 पॉइंट के आसपास में होगा, ठीक है, 2 पॉइंट के आसपास में तापमान मिलेगा इस क्षेत्र में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के आसपास में एवरेज जो औसत लगाया जाएगा, तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है। और दिल्ली वाले क्षेत्र में तो और भी ज्यादा गर्मी मिलेगी आपको, शहरों में और भी ज्यादा मिलेगी। तो क्या होगा, कुल मिलाकर ना इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश पैसा लगाना पड़ता है, कौन लगाओगा, सरकारें लगाती हैं, सरकारों में कौन रहे, नेता, सांसद, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जो है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका राजनीतिक आयाम भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय जलवायु नीतियां, राष्ट्रीय जलवायु नीतियां कैसी रहेगी, भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य कार्य योजना चलाई गई भाई, ठीक है, इसको NAPCC कहा गया। विकसित बनाम विकासशील देशों में मतभेद उत्पन्न होंगे, ठीक है, गरीब देश कहेंगे भाई अमीर देशों से हमें पैसा दो, अमीर देश कहेंगे भाई क्यों दें, ठीक है, हम क्यों दें, हमारा अपना ही नहीं पूरा हो रहा। तो कुल मिलाकर जो ना दोनों में आपस में मतभेद उत्पन्न होंगे, झगड़े उत्पन्न होंगे, एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। अभी देख रहे नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध होने की संभावना होगी थी, वो तो ठीक है थोड़ा सा बंद हो गया, ठीक है, नहीं तो हालत खराब हो जाती पाकिस्तान की, ठीक है। उत्तरदायित्व और फंडिंग को लेकर भी विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है, उत्तरदायित्व और फंडिंग को लेकर भी भाई, उत्तरदायित्व को लेकर विकसित देश भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, तापमान तो बढ़ा रहे लेकिन घटाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। फंडिंग यानी कि जो ना गरीब लोगों को पैसा देने वाले नहीं, गरीब देशों को पैसा मिलना नहीं बेचारों को, ठीक है, आगे बात समझे। तो विवाद उत्पन्न होंगे, आपस में झगड़े होंगे, एक दूसरे पर हमला करेंगे, ठीक है, तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई साहब इस बार जो ना जब भी विश्व युद्ध होगा, ध्यान रखियो, सबने परमाणु हथियार बना रखे, ठीक है, सबकी ठुकाई होनी, ठीक है, ये सारा विकास जो ना एकदम से नष्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 4 दिन में सारा विकास खत्म, पूरी दुनिया का नाश कर देंगे परमाणु बम, ठीक है। चलो जी, देख लो भाई, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय क्या क्या हो सके भाई, इसको भी देख लो भाई, ठीक है, काफी लंबी क्लास होगी है, आधे घंटे क्लास हो रही भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। टॉपिक ही इतना अच्छा है यार ये, ठीक है, क्वेश्चन आएगा पक्का, ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया मेहनत से पढ़ना भाई, ठीक है, क्वेश्चन आएगा पक्का, यहाँ से ध्यान रखियो। और पीडीएफ आपको मैंने बताई दिया, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो संसार अकेडमी के नाम से CADEMY, ये स्पेलिंग है भाई, ठीक है, इसके नाम से ना इसे सर्च कर लियो और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, निवारण देख लो भाई क्या क्या है, ठीक है, निवारण देखेंगे इसके कौन कौन से रहेंगे भाई। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का आप सभी को पता है कि ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना होती हो, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य है भाई, ठीक है, सूर्य कभी समाप्त नहीं होना, ठीक है, जब तक चलेगा, ठीक है, सूर्य रहेगा तो ऊर्जा देता रहेगा, ठीक है, तो सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, हवा भी जरूर चलेगी भाई, ठीक है, तो पवन ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती है भाई, ज्वारीय ऊर्जा भी कह सकते हैं इसमें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के अलावा इनके समुद्रों में जो लहर उठती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, या फिर जो ना भूतापीय ऊर्जा। तो ये कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगी, तो इनको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा इनको कहा जाता है। तो का उपयोग सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक परिवहन। जैसे नहीं, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसा होगा, अपनी गाड़ी लेकर चल रहे, अरे एक व्यक्ति को जाना है, ठीक है, मान लो पूरा परिवार जा रहा है, फिर तो गाड़ी की जरूरत है, अपनी कार की जरूरत है। मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, अरे सार्वजनिक में जाओ ना, ऑटो चल रही हैं, रिक्शाएं चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, बस चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, उनसे जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शान दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में चलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है, तापमान ज्यादा बढ़ता है, ठीक, उससे एक तो परिवहन में दिक्कत होती है, ठीक, यातायात में दिक्कत होती है, भीड़ ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब एक व्यक्ति बस में भी जा सकता है, वही व्यक्ति ना
अकेला व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, जबकि उस गाड़ी में 5 से 7 व्यक्ति या 4-5 व्यक्ति तो जा ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ना अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। अरे सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करो ना, सरकार ने चला रखे, उसमें खर्चा भी कम आएगा, लागत भी कम आएगी, दिक्कत भी ज्यादा नहीं होगी, और परिवहन में भी समस्या नहीं रहेगी, और यातायात भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, दूसरा प्रदूषण भी ज्यादा नहीं बढ़ना। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इंसान सोचता नहीं इस बात को, ठीक है। चलो जी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, ऊर्जा दक्ष तकनीक। ग्रीन कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ऐसी इमारतें बनाओ जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे भी लगाओ। इमारतें बनाने के साथ साथ में पेड़ पौधे भी लगाओ। पेड़ लगाओगे तभी तो जो ना ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण स्थापित होगा। पेड़ पौधे जब तो ठंडी ठंडी हवाएं देंगे, ठीक है, CO2 का जो ना उत्सर्जन करेंगे या उसका इस्तेमाल करके जो उसे कम करेंगे। तो कुल मिलाकर ग्रीन कंस्ट्रक्शन करना है और ऊर्जा दक्ष तकनीक, यानी कि ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना है, ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है जिससे आपका सौर ऊर्जा को या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद या ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। अनुकूलन, ये क्या है भाई? जल संसाधन का प्रबंधन करना। जल संसाधन, जैसे मान लो जल के स्रोत हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करना। मान लो पूरे गांव में घर घर में समरसेबल लग रहे। आजकल तुम देख रहे हो ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो पूरे जितने भी गांव मिलेंगे आपको और जितने भी घर मिलेंगे, सभी घर में लगभग एक समरसेबल तो मिलेगा। कुछ घरों में तो ऐसा है कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, नहरे हो गए तो तीनों ने लगा लिया, ठीक है। आगे समझ, जबकि एक समरसेबल जो ना पूरे परिवार का इस्तेमाल हो या पूरे परिवार की पूर्ति कर सकता है। लेकिन समरसेबल लगाने की जरूरत क्या है? जब आपकी सरकार ने उस गाँव में टंकी लगा दी, ठीक है, तो टंकी का इस्तेमाल करो। आगे बात समझे। तो कुल मिलाकर ना जल संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा, सूखा प्रतिरोधी फसलें, ऐसी फसलों का उत्पादन करो, ऐसी फसलें बो जिसे पानी की जरूरत कम हो। जैसे मान लो गन्ना बो रहे, 24 घंटे पानी दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता गन्ने पर, ठीक है। आगे बात समझे। गन्ने को दूसरे दिन तीसरे दिन पानी दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई ऐसी फसलों का उत्पादन करो ना जिससे पानी कम जरूरत हो। जैसे मान लो ज्वार है, बाजरा है, सब्जियां हैं, ठीक है, और तुम्हारा और दालें वगैरह हैं, ऐसी फसलों का भी उत्पादन करो, ठीक है, ताकि पानी का इस्तेमाल कम किया जा सके, पानी को प्रबंधन करके रखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण तंत्र, कुछ ऐसे तंत्र बनाओ, जैसे मान लो बरसात ज्यादा होगी तो उस पानी को संचित करके रखो, बांध वगैरह बनाओ, ठीक है, ताकि बहुत बड़े बड़े तालाब बना लो, झीलें बना लो, ताकि वो पानी आके उनमें भर जा, ठीक है, बाढ़ ना आ सके, ठीक है, बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जा और पानी की भी पूर्ति होती रहे, ठीक है। आगे बात समझ में आई? चलो जी, तो ये हो जाएगा अनुकूलन। और क्या है भाई? अब देख लो ये निष्कर्ष इसका, बड़ी लंबी क्लास होगी भाई, ठीक है, ज्यादा लंबी भी नहीं हुई यार, अभी आधा घंटा हुआ है, ठीक है, आधा घंटा हुआ, ठीक है। अब PDF पे जो ना आधे घंटे में बहुत सारी चीजें हो जाए। अगर मैं इसी चीजों को सबको लिख के बताता तो ये 2 से 3 घंटे में खत्म होती है, ठीक है। लेकिन मैं पहले PDF तैयार करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, अब इसको पढ़ा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे जल्दी हो जाता है काम भाई, ठीक है, आसान हो जाता है, आपका भी समय बचता है, मेरा तो देखो समय लग रहा है PDF तैयार करने में, मुझे तो टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो ना वीडियो को लाइक नहीं करके जाते। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, देख तो लगभग सभी रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं करते यार, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो भाई, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, हम भी खुश हो जाए भाई, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक, इतनी मेहनत करके लेके आता हूँ, PDF तैयार करके लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी बात समझे, थोड़ा सा कर दिया करो यार हेल्प, ठीक है, आप लोगों की मदद चाहिए भाई, ठीक है। निष्कर्ष देख लो भाई, ठीक है, निष्कर्ष देखो, जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में गहराई से जुड़ा हुआ। आपने देखा ना, मैंने बताया समाज में क्या क्या रोल रहेगा इसका, आर्थिक रूप से क्या क्या रोल है, हानियां हैं, और राजनीतिक रूप से भी इसको लेकर हानियां हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे जो ना सम्मेलन करने पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, नियम कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आयामों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन जो है प्रत्येक चीजों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में एक न्याय शब्द लिया गया है। न्याय शब्द जो है ना प्रस्तावना में देखने को मिलेगा आपको। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन्हीं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और न्याय शब्द कहां से लिया गया? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, ठीक है। चलो जी, कभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो तब तुम्हें जो ना उसके बारे में बताऊंगा भाई, ठीक है। और वो पॉलिटी पढ़ाई जाएगी इस ईयर नेट के बाद, यानी कि जून के बाद में, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग, स्थानीय जागरूकता और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ये जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक बार जो है सभी भाई जो है एक तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लो। और भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, बातें समझ में आ रही है, जो मैं समझा रहा हूँ, समझने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है।
और अगर कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो भाई कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो दोबारा दूसरी क्लास में उसको समझाने का प्रयास करूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दे दिया जाएगा, उसको समझाने का प्रयास कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जी यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।